हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। तो जल्दी से आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चल रहा है टॉपिक। यूनिट 3 में कंप्लीट करा रहा हूं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट के ऊपर मैं आ चुका हूं, पार्ट थर्ड, और आशा रहेगी यही पार्ट आखिरी रहे यूनिट थर्ड का, और फिर अपन को तो फोर्थ और फिफ्थ भी कंप्लीट करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर निकल कर आता है रिलेटिव स्ट्रेटेजी एनालिसिस। जी, कौन सा टॉपिक निकल कर आता है? रिलेटिवली स्ट्रेंथ एनालिसिस। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस का मतलब क्या है? एक शेयर का जब हम दूसरे शेयर के साथ रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं, यानी कि वन शेयर का सेकंड शेयर के साथ जब मैं रिलेशन पे कंपेयर करता हूं, और इस रिलेशन को हम स्टैटिकल में किस नाम से जानते हैं भैया? हम जानते हैं को रिलेशन के नाम से। यानी कि अगर एक शेयर का प्राइस अप होगा तो दूसरे शेयर का प्राइस भी अप होगा, और अगर इस दूसरे शेयर का प्राइस डाउन होगा तो इस शेयर का प्राइस भी डाउन होगा। इसको देयर इज ए स्ट्रेंथ रिलेशनशिप बोलते हैं। ऐसा कब देखने को मिलता है? ऐसा यूजुअली इंडस्ट्री और शेयर में देखने को मिलता है। किसमें? इंडस्ट्री एंड शेयर में। अगर पूरी इंडस्ट्री, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, याद रखना, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि बैंक का कोई भी शेयर, जैसे अपन एचडीएफसी ले लेते हैं, यहां पर एचडीएफसी भी ऊपर जा रहा होगा, इसके साथ तो बीटा कंपैरिजन किया जाता है। याद रखना, जब हम इंडस्ट्री का किसी शेयर के साथ कंपैरिजन करते हैं, यानी कि सेम वॉल्यूम, यानी इंडस्ट्री के ऊपर जाने पे शेयर में क्या वॉल्यूटेशन आता है, इसका कंपैरिजन होता है, तो इसको बीटा एनालिसिस बोलते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बीटा एनालिसिस क्या होता है, कि जो शेयर का वॉल्यूटेशन है और इंडस्ट्री का जो वॉल्यूटेशन है वो कितना है, ठीक है, मतलब कि कितना चेंज हो रहा है। लेकिन जब मैं स्ट्रेंथिंग एनालिसिस पे जा रहा हूं, तो किसी कंपनी, मान लेते हैं रिलायंस की कंपनी ले लेते हैं और यहाँ एयरटेल ले लेते हैं, ठीक है। वैसे जियो का तो मार्केट कंपनी में है नहीं, क्योंकि जियो जो है वो प्राइवेट कंपनी। तो इस कंपनी का, एक्स कंपनी का वाई कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप है, इसी को कहते हैं हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। यदि मेरे को पता चल गया कि ये शेयर के प्राइस बढ़े तो उसके दूसरे के भी बढ़ेंगे, तो वो बढ़ने से पहले अगर 5 दिन 10 दिन के बाद, अब ये कैसे किया जा सकता है? ये कौन सी कंपनीज हो सकती है? मान लो कि बाइक के प्राइस बढ़े हैं, बाइक के प्राइस बढ़े हैं, तो जो बाइक की सब्सिडरी कंपनी है या जो उसको वेंडर्स हैं, जैसे कि उसके टायर की कोई कंपनी है, कोई वायर की कंपनी है जो क्लच वायर वगैरह सप्लाई करती है ना, कोई स्टील की कंपनी है जो उनको प्रोडक्ट सप्लाई करती है ना, या कोई अलग जो पार्ट्स की कंपनी है, उन शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। यानी कि अगर गाड़ियों की सेल बढ़ रही है तो महिंद्रा की सेल तो बढ़ेगी। इसके अलावा बैटरी में अमर उजाला कंपनी की भी सेल्स बढ़ेगी, एक्साइड के भी प्राइस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब गाड़ियों की सेल बढ़ रही है तो इसकी स्ट्रेंथनिंग ज्यादा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और इसका कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब ये रिलेटिवली अपॉर्चुनिटी रहती है ट्रेडिंग की, इसको समझाने की कोई जरूरत होगी नहीं, क्योंकि अब आप समझ गए कि एक शेयर की प्राइस से दूसरी शेयर वॉलेटाइल करती है, बट वो उससे किसी न किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी हो सकता है, कंपेरेटिव भी हो सकता है, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की अगर प्राइस डाउन हो रही है तो याद रखिए कोई दूसरी कंपनी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, HUL की प्राइस अप हो सकते हैं, दूसरी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस तो वही है, टारगेट कस्टमर तो वही है। अगर वो यहां से नहीं खरीद रहे तो HUL से खरीद रहे होंगे। बात समझ में आई? तो स्ट्रेंथिंग अपोजिट में भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूट में भी हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स में भी हो सकती है, इंडस्ट्री के साथ तो अपन उसको बीटा बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जनरल मोटर और फोर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये सर क्या होता है, जब हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, देखो जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वो दोनों तरीके के एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल भी करते हैं और टेक्निकल भी करते हैं। जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो केवल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और जो फॉल्सी होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ना, जो केवल लॉन्ग टर्म में पैसा लगाते हैं, जिनको ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे हमारे जैसे कोई जो एक 5-7% का तबका है जो ट्रेडिंग का केवल देखता है, उसको कुछ करना वरना नहीं होता। वो क्या सोचता है कि मैंने जो आज शेयर लिया इसको मेरे को 10 साल बाद बेचना है। वो केवल किसका एनालिसिस कर रहा होता है? फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा होता है। मेन उसका फंडामेंटल करते हैं, वो दोनों ही है, लेकिन मेन उनका फंडामेंटल फोकस होता है। तो होता क्या है,
जब हम किसी शेयर का क्या कर रहे होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, यानी हम उसकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे, ठीक है, बैलेंस शीट चेक करेंगे, बैलेंस शीट का रेशियो एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे और पता करेंगे कि वो कंपनी में एक्चुअल में एसेट्स कितनी है, एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी है, एक्चुअल में कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी को कर्जा चुकाने के लिए कितना कैश फ्लो अवेलेबल है, कितना कंपनी पेमेंट कर सकती है, कितना पेमेंट नहीं कर सकती, सारी बातें, कंपनी की जो बिल्डिंग लैंड प्लांट है वो किस पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल एनालिसिस। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूं, कौन से एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूं, तब याद रखना, तब मैं बात कर रहा हूं शेयर की प्राइस और उसके साथ उसके वॉल्यूम की, कि कितने लोग वो शेयर खरीद रहे हैं, क्या ट्रेडिंग का सेशन चल रहा है। ये अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन सी एनालिसिस की बात कर रहा हूं, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया ना। जब मैं टेक्निकल एनालिसिस पे जाऊंगा तब बहुत से जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग है। बहुत सी फॉल्सी लॉस मेकिंग कंपनी होती है, उनके शेयर की प्राइस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये कुछ टाइम में, क्यों, इनका बैकबोन तो होगा नहीं, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, बैकबोन तो होगा नहीं, मतलब कोई फंडामेंटल तो स्ट्रांग है नहीं, ये कंपनी धाड़ से गिरेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी के पीछे कौन लग गए हैं, इन्वेस्टर लग गए हैं, ट्रेडर्स लग गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो कंपनी को फॉल्स अपब्रिंगिंग दे रहे हैं। अगर फॉल्स अपब्रिंगिंग देने से क्या होता है, कंपनी आफ्टर लॉन्ग टाइम वो डाउन होगी। यहां पर शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनाया जा सकता है, क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं। अब ये आईपीओ के लॉन्च में भी हो सकता है। पेटीएम आया था मार्केट में, खुद की रेंज रखी 1500 रुपए का शेयर बिकेगा, अभी 650 रुपए तक आ गया। बात समझ में आ रही। जोमेटो आया था 150 का, अभी 60-70 में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उस समय जब इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म में तो वो बढ़ गया, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड हुए शेयर। पेटीएम में तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं गया था, कम गया था, तो शेयर गिरता है। तो कभी कभी ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलती है। नायका का शेयर पहले रॉकेट की तरह भागा, क्यों भागा? क्योंकि उसको ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे थे, वैसे ही भागा जैसे फंडामेंटल उसके इतने स्ट्रांग नहीं थे, तुरंत गिर गया शेयर। अब वापस से रिकवरी स्टेज पे चल रहा है, कंसोलिडेशन स्टेज पे आया, लेकिन समझने वाली बात है। तो आपको दोनों एनालिसिस करने हैं, फंडामेंटल भी करने हैं और टेक्निकल भी करने हैं। टेक्निकल यानी वॉल्यूम भी चेक करना है। टेक्निकल का मतलब प्राइस ही नहीं देखना होता है कि किसी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ भैया वॉल्यूम भी बढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये अपना टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेचर ऑफ स्टॉक मार्केट, एफिशिएंट स्टॉक मार्केट हाइपोथेसिस। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है स्टॉक मार्केट की, वो सारी अपन को देखनी होगी। पहला है टिप। टिप क्या होती है कि सर मेरे से बहुत जना बोल रहे हैं, सर कोई टिप दे दो शेयर मार्केट की, सर टिप दे दो। टिप क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, मैं तो कोई ऑर्गेनाइज बॉडी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई शेयर मार्केट का इन्वेस्टर हूँ बहुत बड़ा, ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, इसलिए मेरी बातों पे ज्यादा सीरियसली मत लेना। शेयर मार्केट रिलेटेड है ना, कि किसका बढ़ेगा किसका कम होगा। मैं आपको केवल कंपनी के बारे में बताता हूँ कि इस कंपनी की ये फाइनेंशियल पॉलिसी है, ये इसकी बिजनेस स्टाइल है, ये सारी चीजों पे अपन बात करते हैं। तो टिप का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज बॉडी एजम्पशन लगाती है कि ये शेयर बढ़ने वाला है कि ये घटने वाला है, आपको शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब ये ऑर्गेनाइज बॉडी कौन सी होती है सर? ये ऑर्गेनाइज बॉडी जो सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्ड होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मेरे जैसे लोग कहेंगे 15 दिन में पैसा डबल, बिल्कुल मत लगाना। ये क्या होता है? रजिस्टर्ड लोग होने ही बहुत जरूरी। कौन सी पिक्चर थी जिसमें कह रहा था 15 दिन में पैसा डबल? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, बड़ी मस्त पिक्चर है। 15 दिन 21 दिन की बात थी, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी के स्टॉक होते हैं, प्राइवेट कंपनी के स्टॉक लिस्टेड नहीं होते, केवल पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, दैट इज द बेसिक, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेडिंग थ्रू ब्रोकर्स, बहुत से लोग ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ब्रोकर्स को बोलते हैं, जैसे कि मोती आपका, आप ये मान लो एंजल ब्रोकिंग मान लो, ग्रो मान लो, इनके थ्रू आपके ब्रोकरेज हाउसेस चलते हैं, ये खुद रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं और ये आपके बिहाफ पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपने इनको राइट्स इशू कर रखे, नहीं तो एक आप खुद इनकी जगह ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। गोइंग विद द पब्लिक आईपीओ, जब आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा
तो आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ क्या होता है? इशू पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्टेड हो रही होती है और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो आईपीओ लाती है। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो वो आईपीओ के थ्रू करते हैं, तब हम डायरेक्ट कंपनी से खरीद रहे होते हैं। जब मेरे को फिर शेयर बेचना होगा तो शेयर मार्केट में बेचना होगा, जो सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स है जिसके एनएससी और बीएससी मार्केट में मैं शेयर बेच सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा सप्लाई चेन का इफेक्ट रहता है प्राइस के ऊपर। जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी और जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, अपन सप्लाई डिमांड की जगह अपन प्राइस डिमांड का इफेक्ट मान लेते हैं। जिसकी प्राइस ज्यादा होगी, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। मतलब जिस भी शेयर की डिमांड अगर हाई हो जाएगी तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और जिसकी डिमांड कम हो जाएगी उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सप्लाई अभी रिलेवेंट रखते हैं अपन, है ना। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन। स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन का मतलब वही टिप देना होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि शेयर मार्केट आज बढ़ेगा। जी न्यूज को खोल के आप जी बिजनेस को खोल के 10 मिनट देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बड़े बड़े धुरंधर आते हैं वहां पे और शेयर मार्केट के बारे में हमको ज्ञान देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है और जीवन का सत्य भी ये है, उनके नॉलेज को मैं नहीं नकार रहा, लेकिन शेयर मार्केट कब किस तरीके से मूव करेगा, मार्केट इज सुप्रीम। हमेशा मार्केट हमेशा हमें को बताता है कि मार्केट इज सुप्रीम। वो कितना भी ऊपर जा सकता है और कितना भी नीचे आ सकता है, ये मार्केट के ऊपर है। ठीक है, अडानी जी का शेयर एक दिन में 50% ऊपर भी जा सकता है, एक हफ्ते में 50% ऊपर भी जा सकता है और एक ही दिन में 20% का लोअर सर्किट भी लगा सकता है। इंडिया की टॉपेस्ट कंपनी, एक रिपोर्ट आई सबने को हिला के रख दिया। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी थी, उसके ऊपर कौन भरोसा करता है ना। तो ठीक है, अब आ जाता है कैपिटल मार्केट थ्योरम। अब कैपिटल मार्केट थ्योरम एक नया टॉपिक है। कैपिटल मार्केट थ्योरम ट्राई टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द प्रोग्रेशन कैपिटल सम फाइनेंशियल मार्केट ओवर द टाइम बेसिस ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल। जब हम कैपिटल मार्केट थ्योरम लेते हैं तब कैपिटल मार्केट थ्योरम हमें एक फॉर्मूले के थ्रू बताती है कि मार्केट प्रॉफिट देने वाला है या लॉस देने वाला है, वो शेयर प्रॉफिट देने वाला है या लॉस देने वाला है। ठीक है, इस थ्योरम का एक फॉर्मूला भी है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं इसमें। डिस्क्राइब दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑन इन्वेस्टिंग। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब कि मान लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कितना है, 12% है। तो आपको पता है एक होता है अनरिस्क का रिटर्न, मतलब कि रिस्क नहीं होगी, विदाउट रिस्क। विदाउट रिस्क कहां हो सकती है? गवर्नमेंट की एफडी में हो सकती है, बॉन्ड में हो सकती है। वो कितने परसेंट है? मान लो 8% होगी। गवर्नमेंट ने 8% के बॉन्ड इशू करे तो जो डिफरेंस आता है यही हमारा रिस्क का प्रीमियम है, यही हमारा रिस्क का प्रीमियम है। और इसी को हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में डिस्कस करते हैं। ये है 4%। ये 4% कहां से आया पता चला ना? 12% एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड है 12%, एक्सपेक्टेड है कि 12% तक मिल सकता है, 12 से 12 मैक्सिमम है। और लोएस्ट कितना मिलेगा? 8%, क्योंकि ये फेयर वैल्यू है। अगर मैं 1 लाख रुपए एफडी करा दूंगा तो 8% मिलेगा। सीनियर सिटीजन के हिसाब से माताजी पिताजी के नाम पे करा देंगे। ठीक है, हम तो हुए नहीं अभी। और रिस्क जोन कौन सा होगा? रिस्क जिसके लिए जब 4% के लिए मैं एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं वो रिस्क प्रीमियम कहलाती है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, रिस्क फ्री रेट, बीटा। अब ये बीटा क्या होता है? इंडस्ट्रियल होता है, जिसका अगर 1 से ज्यादा बीटा है, अपन ने लोअर बीटा हाई बीटा ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट के अंदर देखे हैं। अगर 1 से ज्यादा है तो हाई वोलेटाइल है, 1 से कम है तो लेस वोलेटाइल है। और नेगेटिव पॉजिटिव भी अपन ने देखे थे। इसका मैं आपको डायरेक्ट ग्राफ दिखा रहा था, इसलिए मैंने वहां पे फॉर्मूला स्किप कराया। देखो ग्राफ बड़ा इजी है इसका, इससे बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जब ग्राफ क्या कह रहा है हमको कि ये रिस्क फ्री रेट है, मतलब कि ये रिस्क फ्री अब कुछ भी हो सकती है। मान लो ये 6% है और ये मार्केट रिटर्न दे रहा है आपको 16%। कितना रिटर्न दे रहा है? 16%। किसी भी शेयर प्राइस का रिस्क फ्री रेट कितना चल रहा है? 6%। हो सकता है ये 6% कहां से आया? ये बैंक की एफडी से आ सकता है, बॉन्ड प्राइस से आ सकता है, गोल्ड की रेट से आ सकता है। गोल्ड भी एक तरीके का रिस्क फ्री माना जाता है, चलो गोल्ड हटा देते हैं, केवल अपन बैंक की एफडी कैलकुलेट करते हैं। बैंक की एफडी हो गई, बॉन्ड हो गया, ये रिस्क फ्री हो गए। अब ये एक तो रिस्क फ्री चल रहा है और एक मार्केट का रिटर्न। ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो ना, ये रिस्क प्रीमियम कहलाती है। ये वाला अमाउंट कौन सा है? रिस्क प्रीमियम 3 to, अब यहाँ पे कितना है रिस्क प्रीमियम का अमाउंट? अपने अकॉर्डिंग 10% है। इन्होंने 3 to 9 निकाला। ये एक्स्ट्रा अमाउंट हम पेड करते हैं, इसी को कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं। मतलब जो मैं कैपिटल लगा रहा हूं वो क्या वैल्यूएशन रख रही है, कितना एक्स्ट्रा मेरे को एवज में मिल रहा है। नॉर्मल सा अब उसका फॉर्मूला है। ठीक है, RRF लिखा है अपन ने, रिस्क फ्री रेट लिखी है यहाँ पर, रिस्क फ्री रेट यहाँ पर 6% लिख दी मैंने।
ठीक है, बीटा मान लो 1 आ गया, है ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ द रिटर्न मार्केट कितना है, 16% है, और रिस्क फ्री रेट कितनी है, 6% है। तो अपना क्या कैलकुलेशन हो गया, 16 माइनस 6 10, 10 प्लस 6 16% अपना आंसर आ गया, RA। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी 16%। क्लियर है आपको, कोई इससे परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही सिंपल सी बात रहेगी, केवल ये छोटा सा फॉर्मूला है। ये क्या कहना चाह रहा है कि CAPM अकॉर्डिंग टू रिस्क फ्री रिटर्न हमको कैलकुलेट करना है, 6% वो दिया हुआ होगा, 16% मिल रहा है, जो डिफरेंस आता है वही इसका अमाउंट है। कुछ नहीं, बीटा से कैलकुलेट करा है, बीटा मैंने 1 माना है क्योंकि इक्वल है। अगर 0.8 होगा तो वो ज्यादा अप डाउन कर रही है कंपनी, सॉरी कम अप डाउन कर रही है, और 1 पॉइंट से ज्यादा है तो 2 है 3 है तो हाई वॉलेटाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा फॉर्मूला भी है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आखिरी कोई टॉपिक और बच रहा है, हाँ ये टॉपिक बच रहा है हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। अब ये आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी लास्ट थ्योरी है 3rd यूनिट की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है ये थ्योरी हमको ये सिखाती है कि मार्केट में बहुत धुरंधर होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, और ये हमसे फॉल्सी एजम्पशन करा देते हैं। फॉल्सी एजम्पशन का मतलब ये थ्योरी ये कह रही है कि मार्केट में सब कुछ प्राइस नहीं है। ये थ्योरी क्या कह रही है, मार्केट में, मैंने क्या आपको डाउ साहब की थ्योरी बताई थी, उन्होंने कहा था कि प्राइस है वो सब कुछ है, लेकिन आर्बिट्रेज प्राइस क्या कह रही है, आर्बिट्रेज कह रही है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर भी देखने हैं। कौन से फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक के। अब मैक्रो इकोनॉमी के फैक्टर कौन से होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब कि उस देश की कौन सी जीडीपी क्या चल रही है, उसकी नेशनल इनकम क्या है, उसकी डोमेस्टिक इनकम क्या है ना। इसके अलावा उस देश की आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसमें एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उसमें इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपकी स्टॉक की प्राइस पे इंपैक्ट करते हैं। ये आर्बिट्रेज थ्योरी कहती है। यदि किसी स्टॉक का प्राइस डाउन हो रहा है तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स देखने चाहिए, क्या वहां पे पाकिस्तान श्रीलंका जैसे हालात हैं, क्या वहां पर भूखमरी आ रही है, क्या वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, क्या वहां पे पॉवर्टी रेशियो हाई हो रहा है, क्या वहां पे इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, तब तो वहां पे शेयर का प्राइस गिरना बराबर है। लेकिन अगर ये फॉल्सी एजम्पशन है तो इसका मतलब यहां पर ऑपरेटर रेगुलेट कर रहे हैं और वो शेयर का प्राइस थोड़े टाइम में फिर से रेगुलेट हो जाएगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो ये भी फंडामेंटल एनालिसिस प्लस मैक्रो इकोनॉमिक दोनों पे जोड़ देते हैं। ये क्या कहते हैं, अगर किसी कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और अगर शेयर का प्राइस गिर रहा है, तब निश्चित तौर से एक समय ऐसा आएगा कि शेयर का प्राइस उठ जाएगा और वो वापस से उसकी बॉटम लाइन और ट्रेंड लाइन में आ जाएगा। दैट इज द आर्बिट्रेज थ्योरी। सिंपल हो गया ना। अब इसकी बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ एसेट प्राइसिंग दैट होल्ड दैट एन एसेट्स रिटर्न कैन बी फोरकास्ट यूजिंग द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द एसेट्स। ये कब दी थी, 1976 में थ्योरी आई थी, बाय इकोनॉमिस्ट आई थी, स्टीफन रॉस साहब ने ये थ्योरी दी थी। द थ्योरी इज एम टू पिन पॉइंट द फेयर मार्केट प्राइस। क्या कह रही है, फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर सिक्योरिटी हो, टेम्पररी मिस प्राइस हो जाती है। मिस प्राइस यानी कि अंडर वैल्यू भी चली जाती है और अपर वैल्यू भी चली जाती है। Assume that the assume that the market action is less than always the perfectly efficient, therefore occasionally result of the assets is mispriced। कभी कभी कोई रिजल्ट आया, क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया तो इससे प्राइस डाउन चली जाती है, लेकिन वो नहीं देखना, उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स भी देखने। देयरफॉर अ ब्रीफली पीरियड ऑफ टाइम हाउएवर मार्केट इज एक्शन शुड इवेंचुअली करेक्ट एंड सिचुएशन मूविंग प्राइस बैक द फेयर मार्केट द आर्बिट्रेज मिसप्राइस सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। मैं वही सोच रहा था, ये लाइन का लिखी हुई है मैक्रो इकोनॉमिक के फैक्टर्स की, ये रही लाइन जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं वो मिल रही, वरना बच्चे के कि सर वो लाइन ही नहीं मिली। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स विच रिफ्लेक्ट द प्राइस, यानी कि आर्बिट्रेज पॉलिसी समझ में आ गई। अब इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, कितने याद करें, जितने हैं उतने याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये छोटा सा फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न है, रिस्क फ्री एसेट है, सेंसिटिविटी है,
नहीं भी याद हो तो आपको आरएफ का रिस्क फ्री रेट याद रखनी है। कितनी रिस्क फ्री रेट अपनी कितनी थी? 6% थी, है ना। इसके अलावा बीटा आपको दिया हुआ रहेगा, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, और उसके साथ रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड द फैक्टर साइन। फैक्टर साइन का मतलब कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। हम इन्फ्लेशन चेक कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम चेक कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम चेक कर रहे हैं, उनसे मल्टीप्लाई करके अपन क्या निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पर्टिकुलर एसेट्स। एसेट्स का मतलब यहाँ पे स्टॉक ही, ठीक है, क्योंकि अपन स्टॉक के चैप्टर में, वैसे ये एसेट्स एलोकेशन के लिए कैपिटल एसेट्स की प्राइसिंग मॉडल की सेम थ्योरी है, लेकिन आर्बिट्रेज थ्योरी के अंदर और कैपिटल थ्योरी के अंदर, दोनों के अंदर अपन स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और ये लास्ट टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी 4th और 5th यूनिट के साथ और अंतिम प्रहार के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। जय हिंद।